नमस्कार दोस्तों, जनरल अवेयरनेस विद मनीष यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 3। हमारी 500+ MCQ की सीरीज़ चल रही है। उसमें हमने पहले 2 पार्ट में 70 सवाल आज देख लिए हैं। आज 70 से आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि होगा RBI के MCQs के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, द RBI इज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। किसकी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई। चलिए, द RBI इस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट। RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत करी गई? तो RBI एक्ट 1934 के तहत RBI की स्थापना की गई। ठीक है, 1935 में इसने काम करना शुरू कर दिया था और स्थापना किस एक्ट के तहत करी गई थी? 1934 के तहत। हर जो भी कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश होती है, गवर्नमेंट बॉडी, तो एक्ट 1 साल पहले आता है, चाहे कानून हो चाहे कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली स्टैब्लिश इन। RBI का जो केंद्रीय कार्यालय है शुरुआत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? कोलकाता। ठीक है, 1935 से 1937 तक रहा था। ठीक है, और 1937 तक, माफ़ कीजिए, 1937 से वर्तमान तक ये कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। चलिए आगे, द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली सिचुएटेड इन। वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या हेड ऑफिस कहाँ पे? तो ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में। द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब करा गया था? 1949 में। किसके तहत करा गया था? ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1940 एक्ट। ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1940 एक्ट के तहत, है ना, RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1940 एक्ट के तहत RBI का क्या करा गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, द रिजर्व बैंक स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन। RBI ने अपने ऑपरेशन कब शुरू करे थे? 1935 में अपने ऑपरेशन शुरू करे थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक स्टॉप्ड एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा फ्रॉम। ठीक है, RBI ने, है ना, बर्मा सरकार, जो म्यांमार है वर्तमान में, जिसका नाम म्यांमार है। क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार सरकार के बैंक के तौर पे कब काम करना बंद किया था? तो आंसर हमारा बनता है 1949। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब भारत, माफ़ कीजिएगा, RBI ने उसका केंद्रीय बैंक के तौर पे काम करना बंद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द RBI आर अपॉइंटेड बाय। जो RBI है उसके सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उनकी नियुक्तियाँ होती है द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डेप्यूटी गवर्नर्स करंटली इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI में वर्तमान में कितने डेप्यूटी गवर्नर्स हैं? तो आंसर हमारा बनता है 3। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर्स की संख्या वर्तमान में है 3। NS विश्वनाथन ने अभी रिसेंटली क्या कर दिया है? उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तब से एक पद खाली है। बेसिकली होते 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में 3 ही हैं अभी। द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट डैश डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। केंद्र सरकार यानी कि कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति करती है सेंट्रल बोर्ड में RBI के 4 सालों के लिए? तो हमारा आंसर बनता है 14। कितने? 14। चलिए, DICGC
इज वन ऑफ द फुली ऑन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। द फुल फॉर्म ऑफ डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआईसीजीसी का जो फुल फॉर्म है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी डीआईसीजीसी की। What is the full form of BRB NMPL? BRB BNMPL का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म बनता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 3 फरवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 3 फरवरी 1995 में। 3 फरवरी 1995 में हुई थी। आरबीआई की सब्सिडरी है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी? नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1987 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1987 में हुई थी। NHB एक्ट 1987 के तहत, जिसे सेंट्रल एक्ट नंबर 53 ऑफ 1987 भी कहा जाता है। क्या? सेंट्रल एक्ट नंबर 53 ऑफ 1987 भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल एक्ट नंबर 53 ऑफ 1987 किसे कहा जाता है? तो NHB एक्ट 1987 को सेंट्रल एक्ट नंबर 53 ऑफ 1987 कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर द गाइडलाइंस ऑफ। ठीक है, आरबीआई, ठीक है, फाइनेंशियल सुपरविजन का रोल प्ले करता है। किसके तहत करता है? ठीक है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं? तो 31 है। वर्तमान में कितने हैं? 31। आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज अंडर द एक्ट। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज किस एक्ट के तहत मैनेज करता है? तो करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत। किसके? 1999 के तहत, जिसको आप फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में। कहाँ पे था? कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा एक्शन जो आरबीआई परफॉर्म करता है उसके बारे में सत्य है? इट इज़ द बैंक ऑफ इशू, सही है। इट एक्ट बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट इज़ द बैंकर ऑफ द अदर बैंक, सही है। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऑल ऑफ दिस अबव, ये सभी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो है। बैंकर्स ऑफ बैंक, ये भी है। बैंकर्स टू द पब्लिक, ये नहीं है। तो आंसर बनता है 3rd। द आरबीआई हैज़ हेल्प टू फाइनेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू। ठीक है, आरबीआई जो है ना, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में किसके द्वारा मदद करता है? एग्जिम बैंक द्वारा। इसके द्वारा? एग्जिम बैंक द्वारा। आरबीआई प्रोवाइड द डैश फैसिलिटी टू द बैंक्स फॉर इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र के लिए आरबीआई ने कौन सी सुविधा प्रदान करी है? तो वह है RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। द बैंकर टू द बैंक्स फंक्शन ऑफ द आरबीआई
इज डिलीवर्ड थ्रू द डैश ऑफ द आरबीआई एट रीजनल ऑफिस। तो आपका आंसर बनता है डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बैंकर्स टू द बैंक की सुविधा आरबीआई द्वारा किस यानी कि अपने रीजनल ऑफिस में किस डिपार्टमेंट के थ्रू दी जाती है? तो डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि इनमें से कौन सी बॉडी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करती है? तो आरबीआई करती है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद द इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल की स्कीम आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई? तो 1995 में। कब? 1995 में। माफ कीजिएगा, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडमेंट टू प्रोवाइड स्टेचुटरी basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क के लिए आरबीआई एक्ट में कब बदलाव किया गया था? तो वह है मई 2016 में। ठीक है, चले नेक्स्ट। आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर द गाइडेंस ऑफ, है ना, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज अंडर द एक्ट। तो आंसर हमारा बनता फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। चलिए ने विच डिनोमिनेशन नोट वॉज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन जनवरी 1934। अब क्या हुआ था? जनवरी 1938 में आरबीआई ने पहली बार नोट प्रिंट करा था। ठीक है, तो उसका डिनोमिनेशन क्या था? 5 रुपये का। कौन सा था? 5 रुपये का। ठीक है, चलिए आगे। हु वॉज द आरबीआई ओनली गवर्नर नेवर टू साइन ऑन द करेंसी। ठीक है, करेंसी के ऊपर सिर्फ एकमात्र गवर्नर कौन है जिनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, यानी कि वो हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं? तो कौन है? ऑस्बर्न स्मिथ। ऑस्बर्न स्मिथ क्या थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, द रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड फाइनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया पब्लिश्ड बाय। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द, है ना, करेंसी एंड फाइनेंस। इस रिपोर्ट को कौन वो प्रिंट जारी करता है, पब्लिश करता है? तो वो करता है अपना आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। हु मिंट द कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो करता है आरबीआई। ये भी कौन करता है? आरबीआई। करेंसी इन सर्कुलेशन इज इंक्लूड इन। करेंसी का सर्कुलेशन इंक्लूड होता है। M1 में भी होगा, M2 में भी होगा, M3 में भी होगा, सब में होता है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स रिजर्व दैट आर मेंटेन इन अकाउंट विद देयर सेंट्रल बैंक प्लस द टोटल करेंसी सर्कुलेट इन द पब्लिक टर्म एज। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पैसा, वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व है, देट आर मेंटेनिंग इन अकाउंट विद देयर सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी कि जो पैसा है उसे मेंटेन किया जाता है, यानी आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों मेंटेन करते हैं। ठीक है, और सर्कुलेट करते कहाँ पे? पब्लिक में। तो वो पैसा कौन सा कहलाता है? हाई पावर्ड मनी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हाई पावर्ड मनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ ओपन इन द कंट्री फर्स्ट कैश फैक्ट्री इन लखनऊ विच will issue currency notes to all its branch and ATM in that area। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना याद रखना है आपको कि कैश फैक्ट्री लखनऊ में किस बैंक ने खोली थी? तो खोली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने खोली थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। Whenever somebody needs foreign currency against Indian rupee,
बैंक्स गिव इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिज़ायर करेंसी बेस्ड ऑन प्रिवेलेंट। ठीक है, अब देखो किसी को INR यानी इंडियन रुपीस के बदले, ठीक है, क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो बैंक उसे प्रदान तो कर देता है, लेकिन किस आधार पर करता है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ठीक है, किस आधार पर, एक्सचेंज रेट के हिसाब से। यदि अभी जो है डॉलर की कीमत कितनी है, 73 रुपये है, तो उसे कितना देना पड़ेगा, $1 का 73 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेफर्स टू, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या रिफर करता है, एन एक्सेस डिमांड फॉर नेशंस करेंसी दैट कॉज इट्स डिवैल्यूएशन, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगी, सप्लाई कम होगी, इसके कारण क्या होगी, मनी की क्या होगी, वैल्यू गिरेगी। ठीक है, डिमांड कब ज़्यादा होती है, जब हमारे पास पैसा होता है। पैसा कब होता है, जब, अब पैसा कब होता है, जब RBI क्या होता है कि अगर बैंक को लोन जो देता है वो कम रेट पे देता है, तो कमर्शियल बैंक्स भी क्या करेंगे, जनता को क्या करेंगे कि कम रेट्स पे लोन देंगे, यानी कि जनता के पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, यानी कि हर किसी के पास पैसा होगा, मतलब मनी की जो वैल्यू है क्या हुई, कम हुई, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है, हर कोई व्यक्ति चीज़ें खरीद सकता है। ठीक है, ये होता है। चलिए, करेंसी स्वैप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, करेंसी स्वैप किस प्रकार, यानी कि इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार, करेंसी स्वैप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, ये कैश फ्लो को मैनेज करता है डिफरेंट करेंसीज के, है ना, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाउ लॉन्ग डज द है ना अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI कम फ्रॉम। ठीक है, RBI का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का अकाउंटिंग ईयर होता है। चलिए आगे, द स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द फैसिलिटिंग द फाइनेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME फ्रॉम द कॉर्पोरेट बायर थ्रू मल्टीपल फाइनेंसिंग, इट्स बेटर नॉन एज अ ट्रेडर्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप एंड ऑपरेट ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को यानी कि ऑपरेट करने के लिए कितनी मिनिमम कैपिटल चाहिए, तो 25 करोड़ रुपये, कितनी चाहिए, 25 करोड़ रुपये। देखिए, RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स, RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के, 25वें नंबर पे। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। डिप्टी गवर्नर्स कौन है, डॉक्टर माइकल देव पात्रा। ठीक है, सेकंड कौन है, विभू प्रसाद कानूंगो। ठीक है, श्री विभू प्रसाद कानूंगो सेकंड नंबर के, और तीसरे नंबर के कौन है, श्री महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन तीसरे नंबर के हैं। चलिए आगे, सब्सिडरीज ऑफ RBI की सब्सिडरी कौन सी है, ठीक है, 4 सब्सिडरीज है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, और तीसरा है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेबिट। ठीक है, और चौथा है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस IFTAS। ठीक है, या फिर IFTAS। तो दोस्तों, ये एक सेशन था जिस पे हमने RBI के बारे में बात करी और क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 110 तक की बात करी। ठीक है, अब अगला हम सेशन लेकर आएंगे वेडनेसडे को। ठीक है, जिसमें हम जो है क्वेश्चन वेडनेसडे को लेकर आएंगे 111 से 150 तक क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 करने वाले, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे अगस्त की बुक्स की। सितंबर की हमने 1 अक्टूबर को पढ़ ली थी। तो आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।